नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड आपके गणित पेडागोजी के 50 प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। ये 50 प्रश्न कंसेप्ट आपके पूरा निचोड़ है, क्योंकि आपको पता है 15 पेडागोजी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 3 से लेकर 5 नंबर तक संभावित प्रश्न आपके रहने वाले हैं। सारे प्रश्न संभावित हैं। 50 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ये 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, बाई जायसवाल सर, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, उपयुक्त दोनों या व्याख्यान विधि की बात करेंगे। तो रेखा गणित शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वह हमारी आगमन विधि होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो ऐसी विधि जिसमें छात्र क्या है, अधिक सक्रिय रहें और उनके द्वारा जो है नवीन तथ्यों की खोज भी की जाती है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, संश्लेषण विधि या संश्लेषणात्मक विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी विधि जिसमें छात्र जो अधिक सक्रिय भी रहते हों और इनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी की जाती हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु, यहाँ पे गृहिणी सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों, 10 गीतिका जो है गणित ग्रंथ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? वरायमिहिर हैं, रामानुजन हैं, आर्यभट्ट हैं या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 10 गीतिका गणित ग्रंथ के जो लेखक कहलाते हैं वह आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर आधारित, आगमन विधि पर आधारित, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित या प्रदर्शन विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो गणित विषय की जो पाठ्यपुस्तक होती है वह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से एक गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? किसकी बात कर रहे हैं? संकीर्ण उद्देश्य की बात कर रहे हैं। संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना, छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना या कथनों की सच्चाई और झूठ का तर्क देना या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि एक गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की सोच का गणितीकरण करना राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसके साथ शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों को चुन सकते हैं और योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होना चाहिए। और यह पाठ्यक्रम में सुधार लाने और कक्षा के भीतर और बाहर अधिगम के अनुभवों को लाना चाहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? आपके वरायमिहिर ने, रामानुजन ने, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है साथियों? तो आप जानते हैं वह आपके ब्रह्मगुप्त। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलने सिखाने में, लिखने सिखाने में, गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में होता है? तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो वह होता है गिनती सिखाने में। और आपको पता है गिनती का संबंध जो है अबेकस से बहुत ही गहरा माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है किस प्रकार में होता है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक? सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक टीचर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड अध्यापक अध्यापिकाएं,
प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है साथियों, वह होता है व्यवहारिक रूप में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है। बच्चों को दैनिक अभ्यास द्वारा सभी अवधारणाओं को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे श्रोता हैं और शिक्षक एक सक्रिय कथावाचक हैं, या बच्चे सूत्रों के कोरस ड्रिल के शामिल होते हैं और परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव बनाते हैं। तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग स्कूल गणित ऐसी स्थिति में होता है जहां गणित बच्चों के जीवन को अनुभवों का एक हिस्सा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आए कि स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या होगा? स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, या गणितीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, क्या निहित है? शैक्षिक उद्देश्य निहित है, प्राप्त उद्देश्य निहित है, समान उद्देश्य निहित है, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट आ चुका है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जो निहित होता है वह प्राप्त उद्देश्य निहित होता है। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तिरंगा फहरा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर पता है इस बार झंडा गाड़ देना है, अर्थात एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना ही पाना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? कोहलवर्ग ने, पियाजे ने, डटन ने, रमन ने। तो आप सभी लोग जानते हैं एक रोजर बेकन का कथन पूछा जाता है, एक डटन का। ये दो प्रश्न मैथ्स पेडागोजी में पॉपुलर कथन है, स्टेटमेंट है। तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, तो डट कर शक्ति प्रदर्शन करना है, डट कर शक्ति प्रदान करना है, डटन का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सारी, प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किए जाए, किसने कहा था? जी हाँ साथियों, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी होता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये किसने कहा है? महावीराचार्य ने, श्रीधराचार्य ने, डेविड फिलर ने कहा है, या वराह मिहिर ने कहा है? तो आपका जो जवाब हो जाएगा डेविड फिलर ने, या डेविड फिलर का यह कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, मातृभाषा में। तो गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख रूप से उपयोग जो होता है किस विषय में, वह होता है आपके विज्ञान विषय में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं बेकन, मॉरिसन, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। जब भी इकाई उपागम की बात करते हैं और इसके गणितज्ञ से संबंधित की बात करते हैं तो मॉरिसन का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? आपके मॉरिसन से संबंधित हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का मैथ्स में 30 में से 28 नंबर लाना है, तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, किसका कथन है? बेकन का, मॉरिसन का, प्लेटो का, अरस्तू का। अब आपको पता है मॉरिसन का कथन हो चुका है, ठीक है। रोजन बेकन का भी कथन, डटन का कथन भी हो चुका है। तो मॉरिसन, डटन के कथन हो चुके हैं। अर्थात जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन प्लेटो का है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा, खोज विधि द्वारा, या संश्लेषण विधि द्वारा मिलता है? तो गणित विधि, जो आपकी गणित शिक्षण की विधि है, कमज़ोर छात्रों को जो ज़्यादा लाभ मिलता है वह होता है संश्लेषण विधि द्वारा मिलता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आपको आने वाले प्रश्न में हम संश्लेषण और आपके विश्लेषण, आगमन, निगमन, इन सारे डिटेल के साथ बात करेंगे। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? प्रदर्शन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोजना। तो गणित शिक्षण की जो तार्किक, ऐसी विधि जो तार्किक प्रतिपादन की विधि है वह कहलाती है संश्लेषण विधि।
अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? प्रदर्शन विधि द्वारा, संश्लेषण विधि द्वारा, विश्लेषण विधि द्वारा या प्रयोजना विधि द्वारा है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह का यह रथ है और इस रथ के आगे एक झंडा फहरा रहा है, पताका फहरा रहा है, वो सिलेक्शन का निशानी आप पर नज़र आ रही है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। साथियों, किसी विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? आप जानते हैं विश्लेषण विधि द्वारा जो ज्ञान होता है वह क्या होता है? अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। विश्लेषण का शब्द या अर्थ क्या है? किसी समस्या को हल करने के लिए उसको टुकड़ों में बांट देना। इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना विश्लेषण कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? निगमन विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा, एवं भी दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे। किसी भी द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न होती है, वह होती है आगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? वंशीधर का, नन का, रस का, मेकन तथा रॉबर्ट्स का? तो मेकन तथा रॉबर्ट्स का यह कथन है कि शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। मेकन और रॉबर्ट्स सही हो जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? एक हो सकती है, दो होती, अनंत होती, शून्य हो सकती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, अगर इसमें काफ़ी बार पूछा जाता, अगर यहाँ पे दिया रहे कि प्रथम 5 सम और विषम में अगर दिया गया तो वो भी आपका अलग प्रश्न बन जाता है कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग। तो विषम अभाज्य संख्याओं को फिर 3 से आप लोग गिनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। तो सभी लोग टोटल करेंगे प्रथम 5 हम, और प्रथम सम अभाज्य संख्या हमारी 2 कहलाती है और प्रथम विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 कहलाती है। तो 2, 3, 5, 7 और 11 ये प्रथम हमारी 5 क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। और इनको प्लस कर लीजिए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 17 और 17, 11 कितना होता है? 28 होता है। तो यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। प्रथम सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी, प्रथम विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 होगी, ये आपको ध्यान देना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है? गणित खाली स्थान विज्ञान है, अंतरिक्ष का, गणना का, संख्या का, या उपरोक्त सभी का? तो सभी लोग जानते हैं गणित जो होता है सभी में उपयोग किया जाता है, चाहे हम अंतरिक्ष की बात करें, गणना की बात करें, संख्या की बात करें, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर आप सभी लोग गणना की बात करेंगे कि गणित गणना का विज्ञान है, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान की कोई शाखा नहीं है जो गणित का उपयोग नहीं करता। अधिकांश अवधारणाएं प्रयोग या अवलोकन से विकसित हुई, लेकिन गणितीय व्याख्याओं के उपयोग द्वारा वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में स्थापित की गई। गणित संरचनाओं का अध्ययन है। शब्द संरचना का अर्थ है व्यवस्था, रचना, विन्यास, रूप, क्रम, प्रणाली। प्रारंभिक अवस्था के दौरान बच्चा जो है प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, पूर्णांकों, भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे, और यही आपके एग्जाम पर ही आना है। इन्हीं से रिलेटेड की बात करेंगे। आपकी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्नात्मक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनसे 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम पर भी पूछे जाएंगे। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दैनिक जीवन में कार्य हेतु, मजदूरी कार्य एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। देखिए, दैनिक जीवन में भी हम कार्य करते हैं अंकगणित का उपयोग गिनना। अंकगणित मतलब क्या होता है? गिनने की बात करेंगे। मजदूरी एवं व्यवसाय भी ये भी आता है, और व्यवसायिक उपयोग में भी तो करते ही करते हैं, व्यवहारिक उपयोग में भी। तो ये सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसने कहा था? वंशीधर ने, नेपोलियन ने, आर्यभट्ट ने, मेकन ने?
तो गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये जो कथन है ये आपके नेपोलियन का कथन है। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? आगमन, निगमन, खेल या मनोरंजन होनी चाहिए? तो उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? वह होनी चाहिए निगमन विधि। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, उपरोक्त सभी। तो गणित की सबसे जो प्राचीन शाखा जो है हमारी अंक गणित कहलाती है। कहीं कहीं आपको सांख्यिकी भी देखने को मिलेगा, तो इनमें बहुत ही बड़ा आपका क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी होगा, अंक गणित होगा। तो यहाँ पर हम अंक गणित की बात करेंगे और आने वाले जो मैथ्स पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट है उनमें जो है हम आपको इनका दोनों का डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर हमारी निगमन विधि होती है। आगमन विधि अगर बात करें तो आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात करेंगे? आपके आगमन विधि की। नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपकी विश्लेषण विधि होती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जो होती है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन है? तो निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि जो होती है, निम्न यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि होती है। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से समान की ओर हमारी आगमन विधि होती है। लीलावती की रचना किसने की थी? तो लीलावती की जो रचना है आपके भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। ये भी ध्यान देना, भास्कराचार्य नहीं, यहाँ पे लीलावती की रचना अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जो जवाब फीडबैक होना चाहिए वह भास्कराचार्य जो है द्वितीय होना चाहिए। अगला है, गणित सार संग्रह किसकी है? तो गणित सार संग्रह के रचनाकार सभी को पता होगा, हम बात करेंगे महावीराचार्य जी की बात करेंगे। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में या राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा गणितज्ञ एस रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा जो है 26 फरवरी 2012 को हुई थी और इसके बाद जो है हर वर्ष 22 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए कंपास भी होना चाहिए, पैमाना भी होना चाहिए, पेंसिल भी होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की हम रचना करेंगे तो उसमें कोण बनाएंगे, ठीक है, इनका नाप भी करेंगे, तो कंपास, पैमाना, पेंसिल, उपरोक्त सभी हमारे जो है उपकरण आवश्यक है। गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा है? जी हाँ, रानी की बात करेंगे तो गणित विज्ञान की रानी है किसने कहा? गॉस ने कहा है। कभी कभी गॉस को गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। गॉस का गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है और उनका योगदान इतिहास का सबसे प्रभावशाली योगदान भी रहा है। उन्होंने गणितज्ञ को विज्ञान की रानी कहा है, अर्थात गॉस की बात करेंगे। और जब आप गॉस के प्रमेय आपने पढ़ा भी होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, गणित की प्राचीन शाखा कौन मानी जाती है? तो गणित की प्राचीन शाखा जो है आपकी अंक गणित मानी जाती है। समखटभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 7, 12, 9, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि n भुजाओं वाला अगर बहुभुज हो उसके लिए विकर्ण अगर निकालना है, n भुजाओं वाले बहुभुज के अगर विकर्ण निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू n(n-3)/2 कर लेना है। जैसे यहाँ पर समखटभुज तो कितने दिए गए हैं? 6 खटभुज दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 6 × 6 - 3/2 कर लेंगे। तो 6 - 3 करेंगे 3 आएगा, 3 × 6/2 कर लीजिए, ठीक है। तो 6 × 3 18/2 कितना हो जाएगा? 6 × 3/2 बराबर 18/2 बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 दिया होता, ठीक है, यानी कि अष्टभुज अगर दिया होता, उनके विकर्ण की संख्या पूछा जाता
तो हम 8 करते और 8 - 3 कर लेते, बटे 2 कर लेते, तो 8 - 3 5 आ जाता। 8 5 40 में 2 करेंगे, 40 में 2 का भाग करेंगे 20 आएगा। तो ठीक है, तो खटभुज में विकर्ण की संख्या 20 हो जाएगी, नोट कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित को विज्ञान का नौकर माना, गैलीलियो ने, लॉक ने, बेल ने, मन ने माना। तो गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? तो गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? बेल ने माना है। ये ध्यान दीजिएगा, गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना? बेल ने माना। गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। और इस पर बेल का कहना है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित ऐसी भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। हम पिछले क्वेश्चन में हम इसकी बात भी कर चुके हैं। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो हागवेन के अनुसार जो है गणित सभ्यता का दर्पण है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय परिचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो विद्यालयों में गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय परिचर्या 2005 के अनुसार बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना होना चाहिए। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो प्राथमिक अर्थात प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, 1 क्लास से 5th क्लास की बात कर रहे हैं। तो खेल और मनोरंजन विधि जो होती है वह गणित शिक्षण की सबसे उपयोगी विधि होती है, सबसे उपयुक्त विधि होती है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो आज क्या बात करेंगे? व्याख्यान विधि। देखिए, कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण, इस विधि में जहाँ शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए वहीं विद्यार्थी में भी श्रोता के गुण होने चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थी को भाषण या व्याख्यान को नोट करते रहना चाहिए एवं आवश्यक हो तो समय समय पर प्रश्न भी पूछना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं, 4-5 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और टॉप 50 क्वेश्चन की है मैराथन जो क्लास इसको कंप्लीट करते हैं। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आपकी आगमन विधि मानी जाती है। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वह है विश्लेषण विधि। विश्लेषण में क्या होता है? टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में विश्लेषण किया जाता है। तो ज्यामिति की समस्या को हल करना की सर्वोत्तम विधि विश्लेषण विधि होती है। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? तो गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग आपके हेनरी कार्डवेल कुक ने किया है। अगला प्रश्न है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा है? लॉक ने कहा है। जी हाँ, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित हो जाती है। आदत बनना मतलब एक लॉक की तरह लग जाता है, अगर किसी में ताला लग गया तो खुलता नहीं। वैसे हमारी आदतें होती हैं जो एक बार बन गई तो जल्दी ठीक है चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। तो आदत मतलब आदत में क्या हो गया? लॉक लग गया। अर्थात ये एक याद करने की ट्रिक है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा? लॉक ने कहा था। और 50वां प्रश्न है, गणित एक भाषा है। तो गणित एक कैसी भाषा है? सार्वभौमिक भाषा है। भाषा जो है माने जाने के लिए संचार की प्रणाली में शब्दावली, व्याकरण, वाक्य विन्यास और उपयोग करने वाले और इसे समझने वाले लोग होने चाहिए। गणित की बात करें, गणित भाषा कि इन परिभाषा को पूरा करता है। भाषाविद जो गणित को एक भाषा नहीं मानते हैं वे इसके उपयोग को संचार के लिखित रूप के बजाय लिखित के रूप में उद्गत करते हैं और गणित एक सार्वभौमिक भाषा है। तो ये रहे दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 क्वेश्चंस 3 से 5 नंबर कंफर्म करने वाला ये टॉप 50 क्वेश्चंस है। हो सकता है सारे प्रश्न भी आ सकते हैं, 8 से 10 नंबर का भी आ सकता है। गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूरी है। बाकी क्लासेस सभी चल रही हैं, सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आने वाले प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए, अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए और आउट ऑफ 150 में से 125 का जो आपने सपना देखा है सिलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है, तो यहाँ पर आप लोग अवश्य पहुँचेंगे, क्योंकि तैयारी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेक्शन ज़रूर ही है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर।
तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।